नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी जो पिछली क्लास थी अपनी लास्ट वाली, उसके अंदर अपन आपके पहले अध्याय से संबंधित बातचीत कर रहे थे। आज अपन दूसरे अध्याय की बातचीत करेंगे। बीच में किसी कारणवश मैं आपकी क्लास अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए अभी वापस शुरू करते हैं। देखो, दूसरा अध्याय आपका है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो बस उसी की तरह अपन देखेंगे। सबसे पहला इसका अर्थ। देखो, भूमि, मृदा, जल। भूमि में आप समझते हो, भूमि का अपन अर्थ लें तो क्या ले सकते हैं? अपनी पृथ्वी। भूमि का मतलब अगर अपन और निकालना चाहे तो भाई क्या निकाल सकते हैं? भूमि का मतलब अपन निकाल सकते हैं पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद में मृदा है। मृदा का मतलब तो हो गया मिट्टी। ठीक है। और उसके बाद में जल। जल का तो मतलब आप सभी समझते हैं, जल का मतलब पानी। प्राकृतिक वनस्पति। और प्राकृतिक वनस्पति कौन सी चीज वनस्पति जो बिना मनुष्य की सहायता से उगती हो, बिना मानव की सहायता से उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न होती है, प्राकृतिक वनस्पति होगी। और वन्य जीव संसाधन। अब इसमें कौन कौन से जीव रहते हैं? यानी संसाधन तो अपन पहले अध्याय के अंदर समझ चुके कि आवश्यकता की पूर्ति करने वाली वे सभी वस्तुएं जो आपके संसाधन कहलाती हैं। तो इस अध्याय के अंदर मोटा मोटी अपन ये देखेंगे कि भाई भूमि है और ये भूमि या मिट्टी और ये जो जल है, ये किस तरीके से हमारी वनस्पति में सहायता प्रदान करते हैं, और इसके ऊपर वन्य जीव संसाधन किस तरीके से रहते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो चलिए, तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। तंजानिया के अफ्रीका के एक छोटे गांव के अंदर मांबा है। देखो, तंजानिया अफ्रीका की एक सिटी मान सकते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहती गांव है। ठीक है ना। गांव में एक मांबा नाम की लड़की है। पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। प्रातः का मतलब सुबह, शीघ्र का मतलब जल्दी उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वहाँ कुछ घंटों के बाद लौटती है, और वो कुछ घंटों के बाद वापस आती है। इसके उपरांत वह घर के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ियों के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रमी के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है। तो ये एक स्टोरी बता रहा। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्तीय भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण यानी ऊन प्राप्त करने का कार्य का कारखाना चला था। ऊन प्रक्रमण। ओके। ऊन प्रक्रमण का मतलब है ऊन को परिशोधन करना, यानी ऊन जब भेड़ों की ऊन आती है तो वो बिल्कुल अटी पटी सी आती है, तो उसको सही तरीके से जमा करके ऊन के बिस्तर बनाने लायक बनाना। ठीक है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ी से अलग हुए विकृत मतलब विस्तृत में घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि का कर सब्जियां भी उगाता है। जैविक कृषि में समझते हो, मतलब आधुनिक तरीके से की जाती है। जैविक कृषि कर सब्जियों को उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही विभिन्नता के कारण इन स्थानों को एक दूसरे के मध्य भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। देखो, कोई भी चीज है उसके अंदर विभिन्नता किन की चीजों से आएगी? तो सबसे पहली चीज है कि अगर कृषि से संबंधित अगर बात करेंगे तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर उनमें विभिन्नता आएगी। उसके बाद में मृदा, यानी वहाँ की मृदा कैसी है, उपजाऊपन है या फिर बिना उपजाऊपन वाली है, इस तरीके से। जल कैसा है, प्राकृतिक वनस्पति किस तरीके की है, प्राणी किस तरह के हैं, और टेक्नोलॉजी की ज्ञान कितना है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान कितना है, उसके आधार पर अपन किसी जगह के जो विभिन्नता वाला क्षेत्र है या फिर किसी जगह के आधार पर उसमें विभिन्नता देख सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें देखो, आओ कुछ करके सीखे। देखो, जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्ध का प्रेक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, आगे देखो, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और से 70% भूमि पर तो विरल जनसंख्या का विषय। देखो, ये ध्यान रखना, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र पर और 30% जनसंख्या है वो विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के और 30% भाग पर ही रहती है। 90% विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के क्षेत्र के 30% भाग पर और 70% भूमि पर तो विरल जनसंख्या या निर्जन जनसंख्या यानी कम रहती है। यानी 30% पर तो अधिक जनसंख्या रहती है और 70 पर कम जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है ही नहीं। अभी अपन टॉपिक करेंगे आपका स्टार्ट इसके अंदर। सबसे पहले भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एक भी शामिल है। पृष्ठभूमि के आधार पर कृषि क्षेत्रफल में लगभग 30% भाग भूमि का है। ठीक है, और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं संघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन क्षेत्र में बचे हुए। सबसे पहली बात कि भाई भूमि जो है, इस भूमि के ऊपर इसकी पृष्ठभूमि के कुल 30% भाग जो है वो भूमि है, और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भाग पर सभी भाग पर आवास नहीं है। देखो, भूमि जो है इसके 30% भाग पर सभी के ऊपर आवास नहीं है, कुछ के ऊपर पहाड़ भी बने हुए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। और भूमि पर किसके कारण, भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान पाया जाता है। इस लाइन से मतलब क्या है कि भूमि की उपयोगिता के आधार पर, भूमि की उपलब्धता के आधार पर और भूमि की जलवायु के आधार पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण असमान है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन उपयोगिता के आधार पर जनसंख्या कहीं तो कम है, कहीं तो ज्यादा है। जैसे बात करें, ग्रामीण जनसंख्या कृषि की उपयोगिता के आधार पर गांव में रहती है, वो सिर्फ कृषि कार्य करती है, तो गांव में जनसंख्या कम है। ठीक है, शहरों में जनसंख्या या ऐसा क्षेत्र जहां लोगों के लिए अनुकूल हो, जैसे पास में देखो, ये चित्र में दिख रहा है आपको, यहाँ से मस्त नदी बह रही है, ये है ना, पानी है, और देखो पानी के आसपास कितने घर बने हुए, इधर भी घर बने हुए, इधर भी घर बने हुए, घर बने हुए कि नहीं बने। तो ये किस कारण बने हुए, क्योंकि यहाँ की जलवायु इनके लिए अनुकूल है, इसलिए पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या का जो वितरण है असमान। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र में जनसंख्या विरल पाई जाती है। और ऐसा जो क्षेत्र होता है वहां पे जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन घने बच्चे होते हैं। और ध्यान रखना, उर्वर मैदान का मतलब है वह भूमि जो उपजाऊ हो, और नदी घाटी और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ पे जो है सर्वाधिक लोग बसे हुए हैं, संघन बचे हुए। और इस चित्र के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया में चार्ल्सबर्ग, इस चित्र में आप भूमि की कितनी उपयोगी पहचान देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे जंगल, यहाँ पे कृषि कार्य, फिर यहाँ पे आवास, यहाँ पे भी आवास, और यहाँ पे आपका नदी, और फिर वापस ये इधर पीछे देखोगे तो पूरा आपको कृषि कार्य दिखेगा। अब है भूमि के उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी। तो ध्यान रखना, भूमि का उपयोग कहाँ का किया जाता है, तो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, भूमि का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो भूमि का उपयोग किया जाता है कृषि के अंदर, वानिकी के अंदर, खनन क्षेत्र में, सड़क और उद्योगों की स्थापना के हेतु इसका किया जाता है। साधारणतः इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। सामान्यतः भूमि का उपयोग बात करें तो कृषि कार्य के लिए, वानिकी संबंधित कार्य, खनन संबंधित कार्य और सड़क निर्माण संबंधित कार्य, और साथ ही साथ बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाता है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो, भूमि का उपयोग उसके भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
जैसे स्थलाकृति, उसकी मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप में एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी ये सभी कारक जो है भूमि के या फिर भूमि को उपयोगी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। देखो ये सारी चीजें हो जाए भाई, बढ़िया स्थलाकृति है, मृदा है, बढ़िया जलवायु है, बढ़िया खनिज है, जल संसाधन भी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लेकिन वहां पे जनसंख्या ही नहीं है, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या ही नहीं है, तो वो उनका उपयोग करेगा कौन? वो संसाधन किसके लिए उपयोगी होगी या किसके लिए उपयोगी होंगे? तो इस तरीके से किसी भी क्षेत्र में इन सभी कारकों के साथ साथ मानवीय कारक का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भूमि के ऊपर कितने ही संसाधन मौजूद हो, लेकिन उनका उपयोग तब तक संभव नहीं है जब तक वहां की जनसंख्या निवास नहीं करती हो, ठीक है, या फिर जनसंख्या का भार ज्यादा नहीं हो। उसके बाद देखो, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। देखो स्वामित्व का मतलब होता है हक, स्वामित्व का मतलब होता है हक के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि, निजी का मतलब होता है पर्सनल, पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद में सामुदायिक भूमि हैंगा भी सबके लिए जो होती है उसको बोलते हैं सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, निजी भूमि जो होती है वो प्रत्येक व्यक्ति यानी पर्सनल एक व्यक्ति विशेष की होती है, जबकि सामुदायिक भूमि की बात करें तो इसके समुदाय के लोगों का स्वामित्व होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को वितरित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं। देखो अब मोटी मोटी चीजें समझो कि ये बता रहा है कि जो आपकी भूमि होती है, ये जो जमीन होती है, ये दो प्रकार की होती है। वैसे तो अलग अलग प्रकार की होती है, वो आप स्थानीय स्तर पर सोचना बंद करें, अपनी किताब के अकॉर्डिंग चलना है। और इसमें ये कहा है कि ये जो आपकी जमीन है ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है निजी भूमि, एक तो निजी जमीन, दूसरी होती है सामुदायिक जमीन, ठीक है। निजी का मतलब है कि ऐसी जमीन जो अपनी खुद की हो, पर्सनल हो, उसे बोलते हैं निजी। और सामुदायिक का मतलब ये हो कि ऐसी जमीन जिसके ऊपर गांव के सभी लोगों का हक हो, ठीक है। जैसे बात कर लें आपका ऐसा चारागाह या फिर ऐसी ओरण भूमि जिसके अंदर सभी लोगों को अपने पशुओं को चराने की छूट दी जाती है। अपने गांव में होती है ना, गोचर होती है, ओरण जमीन होती है, वो वाली जो होती है उसको बोलते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि। और जो सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि होती है इसी को ही बोला जाता है साझा संपत्ति संसाधन। तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखना, इंटरव्यू में या फिर लिखित में अगर पूछा जाता है कि साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है, तो साझा संपत्ति संसाधन होता है वह भूमि जो सामुदायिक भूमि होती हो, जिसके ऊपर वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होकर के सभी लोगों का हक हो या फिर अधिकार हो, ठीक है। आओ कुछ करके सीखे, अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग में परिवर्तन के विषयों में सूचना एकत्रित कीजिए, प्राप्त कीजिए अपनी जानकारी को और अपनी कक्षा के सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। देखो सबसे मोटी बात की भाई, अपने पहले जितने भी ये बुजुर्ग लोग हैं इनसे अगर आप बातचीत करोगे तो ये बताएंगे कि हम पहले कृषि कार्य किस तरीके से करते थे, हम पहले जमीन का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, और वर्तमान का उपयोग जो है कृषि कार्य का किस तरीके का है और पहले का किस तरीके का है। जो आपको अंतर देखने को मिलता है उनको आप अपने दिमाग में रखें। नहीं तो अगर आपकी स्कूल के अंदर इस तरीके का कोई बोर्ड लगा हुआ है और आपके स्कूल में इस तरीके की कोई सुविधा है तो आप ये बता भी सकते हैं सूचना पट के ऊपर। आगे देखो, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। ध्यान रखना, जनसंख्या हमेशा बढ़ती रहती है, मांग भी उनकी बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की उपलब्धता सीमित का मतलब है जमीन के ऊपर लिमिटेड ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। भाई आपने खनिज बो दिया या अनाज बो दिया, भाई खनिज तो नहीं बोया जाता, अनाज बोया जाता है, अनाज बो दिया तो अनाज जितना भूमि देना चाहती है उतना ही देगी। देना चाहती का मतलब उसके ऊपर जितने अच्छे बीज या फिर उसमें अच्छी उर्वरक संसाधन क्षमता मौजूद है तो वो इतना ही देगी। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रचार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, भू स्थूलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बना है। देखो वर्तमान के अंदर कौन सी चीज, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रचार के कारण भूमि को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। पहला तो हो रहा है निम्नीकरण, दूसरा हो रहा है भूस्खलन, तीसरा हो रहा है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी का उड़ना। उसके बाद में हो रहा है मरुस्थलीकरण, यानी मरुस्थल धीरे धीरे
बढ़ रहा है और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बने हुए हैं। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के कौन से कारक या पृथ्वी के कौन से घटक है जो आपके पर्यावरण के लिए घातक बने हुए हैं या फिर खतरा बने हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके इमेज दिए हुए हैं। पहला इमेज क्या है भाई, पहले इमेज में देखो किस तरीके से ये बदलाव हो रहा है। पहले इमेज में देखो यहाँ पे छोरा बकरियां चरा रहा है, यहाँ पे किसान जो अपने हाथ से हल चला करके घर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ अपने घर बने हुए हैं, यहाँ पे दो झोंपड़ियाँ बनी हुई है। अब देखो तीसरे में देखो यहाँ पे घर बन गया, लाइट आ गई, ठीक है, इधर सारे पक्के मकान बन गए और ये एक छोरा और हो गया भाई 1 साल के अंदर अंदर। एक छोरा ये देख इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, और इस डोगरे ने बकरियां वकरियां बेच करके क्या ले ली, ट्रैक्टर ले ली, ठीक है। और उसके बाद में देखो भाई साहब खेती तो बिल्कुल बहुत कम हो गई, खेती तो हो गई बहुत ही कम, और कितनी बिल्डिंगें बन गई, इधर बिल्डिंग इधर बिल्डिंग इधर बिल्डिंग इधर बिल्डिंग, ठीक है। और अब इस खेत वाली जमीन को यहाँ पे तो इसने पार्क बना रखा था शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, पार्क टाइप ही है। और यहाँ से और यहाँ थोड़ी बहुत हरियाली तो दिख रही है। अब यहाँ पे एक पेड़ पौधा बचा बापड़ा, एक पेड़ बचा है और पूरा यहाँ पे पार्क बना दिया खेलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सारी बैठने के लिए बस स्टैंड बना दी गई, यहाँ पे बिल्कुल लाइटें लग दी गई। तो किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उनको बताया है कि भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। ध्यान रखना, भूमि के अंदर समय के अनुसार भी परिवर्तन होता है, जो समय जिस तरीके का होता है उसी तरीके के परिवर्तन होते रहते हैं। देखो भूमि संसाधन का संरक्षण, अब ये हो रहा है कि भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करें। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। और भूमि का जो आपको बार बार लगातार अपरदन हो रहा है या भूमि जो हाश हो रही है, उसको रोकने के लिए सबसे पहला जो कार्य करना चाहिए वो क्या है, सबसे पहला कार्य है वनारोपण, दूसरा है भूमि उद्धार यानी भूमि सुधार करना चाहिए, तीसरा है रासायनिक कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, चौथा क्या है, चौथा है उर्वरकों के विनियमित उपयोग। उर्वरकों का मतलब है अपन जो खाद वगैरह डालते हैं ना, जैसे यूरिया वगैरह, अपन अलग अलग क्वालिटी की लाके डालते हैं, जिससे भूमि का संसाधन है वो संरक्षण है वो खत्म होता जा रहा है। उसके बाद में अतिचरण पर रोक। अतिचरण का मतलब ये है कि ज़्यादा चराई नहीं होनी चाहिए, पशु ज़्यादा खेत में नहीं चराने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि नई नई कोई झाड़ी या वनस्पति उगेंगे, उनको आपके पशु खा जाएंगे, तो पेड़ पौधे बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए। उसके बाद में है मृदा। मृदा को अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ करके अपने इस अध्याय को करेंगे कंप्लीट। तो मिलेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।